सभी को प्रणाम। सभी लोग एक बार क्लास में जुड़ जाइए। सभी स्टूडेंट जो भी क्लास में है, एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए, जितने भी स्टूडेंट क्लास में है। ठीक है, तो आज हम पेपर 1 की 16वीं क्लास ले रहे हैं और हम टीचिंग एप्टीट्यूड जो है पार्ट पढ़ रहे हैं। शिक्षण अभिरुचि अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट यूनिट है 10 यूनिट में से, वो हम पहली यूनिट पढ़ रहे हैं। सभी स्टूडेंट जितने भी आए वो स्टूडेंट जो है एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए अपना। अगर विगत क्लासों में कोई आपको कोई प्रश्न हो, डाउट हो, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कल प्रोजेक्ट विधि तक जो है पढ़ा था। प्रोजेक्ट विधि के गुण दोष और प्रोजेक्ट विधि क्या होती है ये पढ़ा। ठीक है, ये किस में आती है? विद्यार्थी केंद्रित विधियों में आती है। ठीक है, तो विद्यार्थी केंद्रित विधियों में अगली कौन सी? निरीक्षण विधि, निरीक्षण या फिर परिवेक्षण विधि। ठीक है, निरीक्षण विधि अथवा परिवेक्षण विधि। विद्यार्थी केंद्रित विधियों में निरीक्षण विधि का अपना अलग महत्व है। इस विधि से शिक्षण में रोचकता व जीवंतता आती है और विद्यार्थी बोरियत महसूस नहीं करते। यह विधि कला एवं विज्ञान संकाय के विषयों में लोकप्रिय है, परंतु इस विधि का सर्वोत्तम प्रयोग विज्ञान विषय के अध्ययन के लिए किया जाता है। इसमें विषय के सभी पहलुओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये दोनों शाखाओं में प्रयोग होता है। कौन सा? निरीक्षण विधि और परिवेक्षण विधि। लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग इसका कहाँ पर होता है? विज्ञान विधि में। विज्ञान विधि में ये विज्ञान शाखा में जो अच्छे तरीके से हम परिवेक्षण कर सकते हैं या फिर निरीक्षण। ठीक है, निरीक्षण विधि के गुण क्या है? विद्यार्थियों में स्वाध्याय की भावना जागरूक होती है। दूसरा क्या है? शिक्षक विद्यार्थी की सहभागिता से उनके बीच संबंध मधुर होते हैं। व्यक्तिगत संलग्नता के सिद्धांत पर कार्य का अनुकरण करती है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार अध्ययन करने का अवसर मिलता है। और ये जो दूसरा पॉइंट है ना, ये जो दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट जो है हर एक पद्धति में आएगा, अगर वो पद्धति विद्यार्थी केंद्रित है तो। विद्यार्थी केंद्रित में सारी विद्यार्थी केंद्रित जो भी विधियां है उन सभी में ये पॉइंट आप डाल सकते कि शिक्षक विद्यार्थी की सहभागिता से उनके बीच संबंध मधुर होते हैं। ये पॉइंट जो है सारे जो है विद्यार्थी केंद्रित विधियों में आते हैं। फिर इसके दोष क्या है? निरीक्षण विधि के नागरिक शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम इस पद्धति से नहीं पढ़ाया जा सकता। तो जैसे नागरिक शास्त्र विषय हमारे कला शाखा में और राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस, इन जैसे विषयों को जो है इस विधि से पढ़ाया नहीं जा सकता। छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, उनको इन पर निरीक्षण नहीं किया जा सकता। उनको छोटी कक्षाओं में क्या है? हाथ पकड़कर सिखाना पड़ता है। ठीक है, एक एक बारीकाई से ध्यान देकर जो पढ़ाना पड़ता है। छोटी कक्षाओं के लिए निरीक्षण विधि प्रयोग में की नहीं जाती। और आपको ये भी पता है कि छोटी कक्षाओं में विद्यार्थी केंद्रित पद्धतियां भी कम इस्तेमाल की जाती है। कौन सी होती है? शिक्षक केंद्रित विधियां जो है छोटी कक्षाओं के लिए अच्छी होती है। किसी बात को सीखने में बहुत समय लगता है। ये सारी बातें निरीक्षण या फिर परिवेक्षण विधि के बारे में है। ठीक है, आगे समस्या समाधान विधि। आगे की विधि कौन सी है? समस्या समाधान विधि। गुड इवनिंग पिंकी जी, सिंह जी, सभी को गुड इवनिंग है। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। अगली विधि क्या है? विद्यार्थी केंद्रित में समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि, इस विधि के प्रतिपादक सुकरात। सुकरात किसके गुरु है बताइए जल्दी। सुकरात हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं हमारे सारे, और सभी को पता है सुकरात कौन है। सुकरात के शिष्य कौन है? जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। सुकरात के शिष्य कौन है?
इस विधि के प्रतिपादक कौन है? समस्या समाधान विधि के सुकरात। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कीजिए। मैंने कहा था क्लास में आने से पहले नोटबुक तैयार रखिए और इसको लिख लीजिए। समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक सुकरात है। यह विधि विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक विधि है। किसमें? विज्ञान शिक्षण यानी कि साइंस में सबसे ज्यादा व्यापक विधि है। समस्या वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का आधार है, जहां समस्या का स्वरूप कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, विज्ञान किस पर आधारित होता है? विज्ञान जो है समस्या पर आधारित होता है। जैसे कि हमें रात में जो है अंधेरा महसूस होता था, हम रात में पढ़ नहीं सकते थे, रात में काम नहीं कर सकते थे, तो साइंस ने क्या किसका इजाद किया? बल्ब का। क्योंकि समस्या हमारे सामने क्या थी कि हम रात में देख नहीं सकते। जैसे हम दूर नहीं जा सकते, यहाँ से पुणे से हम मुंबई नहीं जा सकते, तो इसीलिए हमने क्या किसका आविष्कार किया? कार का आविष्कार किया। तो समस्या समाधान कौन करता है? समस्या समाधान विज्ञान। विज्ञान किस पर आधारित है? समस्या समाधान करने पर। ठीक है, समस्या समाधान करने पर क्या आधारित है? विज्ञान। तो समस्या समाधान किस में ज्यादा प्रयोग किया जाता है? विज्ञान में। और किसने शुरू किया इसे? सुकरात ने। और सुकरात के अच्छा रेखा जी, सुकरात के शिष्य अरस्तु है। फिर प्लेटो, प्लेटो का शिष्य कौन है? प्लेटो का शिष्य कौन है? फिर सुकरात का शिष्य प्लेटो है और प्लेटो का शिष्य सुकरात। प्लेटो का शिष्य है अरस्तु और अरस्तु का शिष्य कौन बना? अलेक्जेंडर, सिकंदर। जो जीता वही सिकंदर वाला सिकंदर। ठीक है, चंद्रगुप्त आप पढ़ते हो ना, तो उसमें जो सिकंदर है वो बना किसका? अरस्तु का। अरस्तु के गुरु कौन है? प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात। सबसे पहले विद्वान कौन है? सुकरात। पाश्चात्य में सबसे प्रमुख और पुराने। इनसे पहले भी कुछ विद्वान है लेकिन उनके बारे में कम जानकारी है, लेकिन सुव्यवस्थित जानकारी इनकी है। उनको पकड़ा भी गया था, सुकरात को, और प्लेटो उनको बचाने आए थे, लेकिन वहां पर सुकरात ने कहा कि आप चले जाओ यहां से, मुझे छुड़ाओ नहीं, ये नीति के विरुद्ध है। तो फिर इन्हें मौत की सजा हुई थी सुकरात को। सुकरात के शिष्य कौन हुए? प्लेटो। कौन हुए? प्लेटो। ठीक है, प्लेटो। सुकरात के शिष्य प्लेटो। और प्लेटो के शिष्य कौन हुए? अरस्तु। और अरस्तु के शिष्य कौन हुए? सिकंदर। सिकंदर जो दुनिया जीतने चले थे। देखिए, सिकंदर से पहले जो भी लोग हैं ना, वो सारे अच्छे हैं, यानी कि वो साहित्य, ज्ञान, कला, इस पर अध्ययन, ज्ञान पर काम किया इन सभी ने। लेकिन अरस्तु का ऐसा शिष्य बना कि इसने लोगों को मारना शुरू कर दिया। इतना पागलपन उसके सिर पर सवार हो गया कि सिर्फ उसको पैसा, जमीन चाहिए थी। इंसान की कीमत कुछ नहीं, कीमत किसके? जमीन की, दुनिया जीतना। इतनी बड़ी लंबी परंपरा, इतने इसके गुरु अरस्तु का शिष्य था, अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, प्लेटो सुकरात का शिष्य था, लेकिन इनका अंत में कौन सा शिष्य निकला? सिकंदर जैसा शिष्य निकला, जो क्या था? विकृत था पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि उसे इंसानों की कीमत नहीं थी, उसे कीमत किसकी थी? जमीन की। ठीक है, तो समस्या वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का आधार है, जहां समस्या का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, जैसे अमूर्त विचारों से संबंधित। अमूर्त विचार यानी कि जो विचार को हम स्थूल वस्तु रूप में दिखा नहीं सकते, उसे अमूर्त कहते हैं। और खुद विचार भी अमूर्त होता है। हमारा विचार, हमारी चेतना सारी क्या है? अमूर्त। जिसे हम देख नहीं सकते उसे अमूर्त कहते हैं, जिसे हम देख सकते उसे मूर्त कहा जाता है। फिर अमूर्त विचारों के संबंध में समस्या समाधान की जाती है स्थूल विषय वस्तु से संबंधित। स्थूल यानी कि मूर्त। पहला क्या है? अमूर्त, और दूसरा क्या है? मूर्त। स्थूल यानी कि मूर्त, जीवन की यथार्थता से संबंधित। ये सारी समस्याओं का समाधान इस विधि में किया जाता है। इस विधि में क्रमबद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्रमबद्धता जहां आती है, क्या वहां पर क्या आता है? जैसे कि मैंने बताया था, क्रमबद्धता आती क्या आ जाता है? विज्ञान। क्रमबद्धता यानी कि विज्ञान, और भाव यानी कि
जहां भाव आता है वहां कला का अस्तित्व होता है। और भाषा क्या है, हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा क्या है मुझे बताइए, कला है या विज्ञान है, जल्दी बताइए। हिंदी क्या है, या फिर हमारी भाषा, दुनिया की कोई भी भाषा, या फिर हमारे देवनागरी लिपि। ये सब क्या है, भाषा, देवनागरी लिपि, हिंदी, ये कला है या विज्ञान है, जल्दी बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, एक बार बताइए, हिंदी क्या है, भाषा क्या है, या फिर देवनागरी लिपि हमारी कला में आती है, विज्ञान में आती है, जल्दी बताइए। ठीक है, इस विधि में क्रमबद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति है। देखा यहाँ पर जैसे क्रमबद्धता शब्द जैसे आया, यहाँ पर क्या आ गया, वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञान है कि विज्ञान। जहाँ पर क्रमबद्धता लिखी हुई आपको दिखाई दे, उसे उसका संबंध आपको विज्ञान से जोड़ना है। ठीक है, यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अनुकूल नहीं है, अनुकूल यानी कि ठीक नहीं है, क्योंकि समस्या समाधान बड़े लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें चिंतन भी है समस्या का समाधान करते हुए। ठीक है, रेखा जी का उत्तर सही आया है। हिंदी भाषा जो है इसमें कला भी है और विज्ञान भी है। किसी भी भाषा में जो है कला पक्ष भी होता है उसका और विज्ञान पक्ष भी होता है। हमारी देवनागरी लिपि जो है उसमें कला भी है, लेकिन उसमें विज्ञान क्या है कि हर एक वर्ण का उच्चारण स्थान है अलग अलग। हमारे कंठ, ओष्ठ, तालव्य ये सारे जो है वैज्ञानिक पद्धति है। हमारी जो लिपि है उस वैज्ञानिक पद्धति से उसका प्रयोग किया जाता है। हर एक उच्चारण, हर एक साउंड के लिए जो है अलग से हमारे पास वर्ण है। तो दुनिया भर के कितने भी साउंड हो, उन सारे साउंड्स को जो है हम देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, लेकिन वहीं पर रोमन लिपि में ये सुविधा नहीं है। इसलिए देखिए रोमन लिपि में देखिए आपको भगवान श्री राम को लिखना हो या फिर जो है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी लिखना हो, दोनों को भी आपको राम ही लिखना पड़ता है। ठीक है, ईश्वर को भी एक ही स्पेलिंग से लिखना पड़ता है और एक कंप्यूटर में लगने वाले रैम को भी एक ही स्पेलिंग से लिखना पड़ता है। तो अलग अलग ध्वनि के लिए उनके पास शब्द संख्या कम है, लेकिन यही हिंदी में देखिए देवनागरी में हम कैसे लिखते हैं, भगवान श्री राम के लिए राम और रैम के लिए ऐसे रैम लिखते हैं। ठीक है, तो देवनागरी लिपि वैज्ञानिक है और उसमें दुनिया भर की सारी भाषाओं के साउंड्स को जो है समा लेने की शक्ति है। और देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, भारत की दो भाषा मुख्य रूप से, एक है हिंदी, दूसरी है मराठी। जो बड़ी भाषा है भारत में, दो बड़ी भाषा है, एक है हिंदी, दूसरी है मराठी, जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बाकी नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि भारतीय भी है और विदेशी भाषा भी है, क्योंकि नेपाल एक देश भी है। तो भारत में और विदेश में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके आगे समस्या समाधान विधि के गुण क्या है। यह विधि विद्यार्थियों के उन व्यवहारों का वर्णन करती है जो समस्या के समाधान हेतु विकल्प हल का प्रारूप प्रस्तुत करते हैं। शिक्षण हेतु विद्यार्थियों का पूर्व व्यवहार ज्ञात किया जाता है। इस विधि से शिक्षण हेतु सभी प्रासंगिक संप्रत्ययों नियमों का प्रत्यास्मरण किया जाता है। यानी कि कॉन्सेप्ट व नियम का प्रत्यास्मरण किया जाता है। इसका अर्थ होता है नियम, कॉन्सेप्ट। समस्या समाधान हेतु चिंतन के लिए शाब्दिक निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, समस्या समाधान विधि के दोष क्या है। यह विधि सभी विद्यार्थियों एवं सभी कक्षाओं के अनुकूल नहीं होती। इस विधि से किसी भी पाठ्य वस्तु को लघु अवधि में संपादित करना संभव नहीं है, क्योंकि हम समस्या हल कर रहे हैं, हम डाउट ले रहे हैं, तो कक्षा लंबी खींच जाएगी और एक ही प्रश्न पर जो है पूरी कक्षा खत्म हो जाएगी। तो इसलिए लघु अवधि में ज्यादा पाठ्यक्रम हम इसमें कवर नहीं कर पाते। इस विधि में शिक्षक से व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ बड़े मनोवैज्ञानिक ज्ञान की अपेक्षा भी की जाती है। यानी कि अगर आप उनका डाउट सॉल्व कर रहे हो तो उसमें जो है आपको उसको व्यवहारिक उदाहरण देने हैं, जीवन जगत से जोड़कर उदाहरण देना है। ऐसे उदाहरण देते देते उस कॉन्सेप्ट को समझाते हुए आपको 2-3 और कॉन्सेप्ट को से जोड़कर जो है
और अच्छी तरीके से बताना, यानी कि एक के साथ जो 2-3 और नॉलेज की बातें आपको बतानी होती है, तो ये बता नहीं पाते तो ये समस्या होती है। समस्यात्मक परिस्थिति का निर्माण व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक और पाठ्य वस्तु तीनों से संतुलित के साथ किया जाता है, जो कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ठीक है, ये सारी किसमें हो गए, समस्या समाधान। तो सारी विधियां अभी यहाँ पर खत्म हो गई ये विधियां। अभी आगमन निगमन विधि, इस पर प्रश्न आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बाकी सभी को जो है हमने फास्ट तेजी से जो है पढ़ लिया, क्योंकि आगमन और निगमन ये परीक्षा में हर बार आएगा। ये ऐसा टॉपिक है जो कि आता ही है, ये बेस है टीचिंग एप्टीट्यूड में। ये टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आता है, रिसर्च एप्टीट्यूड में भी आता है आगमन निगमन, और इस पर ये सारे स्टूडेंट लगभग, देखिए लगभग 80% स्टूडेंट जो है इसको गलत कर देते हैं। लगभग क्या है, 50% स्टूडेंट इसको समझ पाते हैं, समझ तो लेते हैं, लेकिन परीक्षा में जाती भूल जाते इसे। आधे समझ पाते हैं लेकिन उसे पूरी रूप से याद नहीं कर पाते। एक बात होती है समझना, एक बात होती है याद रखना, क्योंकि आगमन और निगमन एक दूसरे के विपरीत है, और परीक्षा में आपको आगमन कौन सा था और निगमन कौन सा था याद नहीं होता। निगमन को आगमन लगा देते हो और आगमन को निगमन लगा देते हो आप। और अगर किसी से पूछा जाए तो क्या कहता है वो रट्टा, ये यही सोचता, आगमन बताओ तो क्या कहता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर, ये व्याख्या दे देता है कोई भी लड़का अगर पूछा जाए तो आगमन क्या है। लेकिन इसका अर्थ क्या है, किसी को पूछा जाए तो पता नहीं क्या है। ज्ञात से अज्ञात की ओर पता नहीं, विशिष्ट से सामान्य की ओर पता नहीं, मूर्त से अमूर्त की ओर हाँ सिर्फ सिर्फ तोता बनते हैं, याद नहीं होता। तो आज देखिए मैं आज आपको उदाहरण के साथ समझा रहा हूँ। इस सभी को छोड़ दीजिए, ये जहाँ पर ये लिखा हुआ है नहीं, इसको सबको छोड़ दीजिए, इसे काट दीजिए। मैं जो बता रहा हूँ आपको आगमन, उसे समझिए। आगमन, सबसे पहले हम आगमन समझेंगे। पीपीटी पर ध्यान मत दीजिए, मैं क्या लिख रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अगर एक बार मेरे मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ लिया आपने, तो फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है। लाइफ टाइम आगमन निगमन को किसी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, देखने की भी जरूरत नहीं। आगमन क्या होता है, आगमन में क्या है, हम सबसे पहले छोटे छोटे उदाहरण लेते हैं और उससे जो है बड़ी संकल्पना जो है तैयार करते हैं। इसमें क्या है, देखिए यहां पर हम उदाहरण लेते हैं कि एक लड़का है राम, राम की गाय दूध देती है, और दूसरा क्या है, श्याम की गाय भी दूध देती है। यही है वाक्य दूसरा भी, ये वाक्य ये होगा, ये वाक्य 2 हो गया। और फिर इसका निष्कर्ष हमने निकाला कि दुनिया की सभी गाय जो है दूध देती है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का वाक्य हो गया, आगमन वाक्य। आगमन वाक्य में क्या होता है, पहले हम छोटी छोटी बातें करते और उससे एक बड़ी संकल्पना जो है प्रस्तुत करते। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे कथन। ठीक है, छोटी छोटी बातें कहकर जब हम इसमें बड़े कथन कहते हैं अंत में, क्योंकि राम की गाय दूध देती है, श्याम की गाय भी दूध देती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हर दुनिया की हर गाय भी दूध देती होगी, क्योंकि राम की भी दे रही है, श्याम की भी दे रही है। हमने 2 बार चेक किया, श्याम की गाय दूध दे रही है, राम की गाय भी दूध दे रही है, तो इसका मतलब क्या है, तो दुनिया में जितनी भी गाय होंगी वो भी दूध देती ही होंगी ना। इस प्रकार का जो कथन होता है, इस प्रकार का जो विचार होता है, इस प्रकार की जो रिसर्च होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आगमन विधि। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, आगमन से ही याद करने की ट्रिक है इसकी। अ से, हमारी 12 खड़ी में हमारी वर्णमाला में क्या है, सबसे पहला क्या वर्ण है, अ है। क्या होता है, सबसे पहला क्या लिखते हैं हम, अ। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए पीपीटी थोड़ी है बट कट गई है, मैं इसे ठीक कर लेता हूँ पहले। ठीक है, पीपीटी थोड़ी सी कट गई है। अभी सही है, अभी सही दिख रहा है ना। तो हम आगमन पढ़ रहे थे, ठीक है। आगमन में क्या है, आगमन में छोटे 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 वाक्यों से जो है मुख्य वाक्य बनाया जाता है, बड़ी संकल्पना की जाती है। ठीक है, इसको याद रखने की तरीका क्या है कि हमारी वर्णमाला में अ सबसे पहले आता है। अ यानी कि जब हम स्कूल में जाते हैं, कक्षा 1 में जाती है, फर्स्ट क्लास में जाते हैं, तो सबसे पहले हम अ आई सीखते हैं ना, अ आई। वो ये क्या है, हमारी शुरुआत है। तो कब, तब क्या हम छोटे छोटे वाक्य बनाना शुरू करते हैं। यही इसकी ट्रिक है कि हम तब छोटे होते हैं, जब छोटे छोटे वाक्यों से जब बड़ी संकल्पना जहां पर आती है, उसे क्या कहना है, आपको आगमन विधि कहना है। ठीक है, इसकी एक बार हम व्याख्या भी पढ़ लेते हैं, किताबी व्याख्या। किताबी व्याख्या जो है समझ नहीं आती जल्दी। तो इस विधि में विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों या सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर सामान्य का अर्थ क्या है, सामान्यकरण से है, जनरलाइजेशन करना। यहाँ पर सामान्य का अर्थ क्या है, सामान्य का अर्थ नॉर्मल नहीं है, यहाँ पर सामान्य का अर्थ है सामान्यकरण करना, जनरलाइजेशन करना। जनरलाइजेशन, सामान्य नियम क्या है, सामान्य नियम क्या है कि दुनिया की सारी गाय, दुनिया की सारी गाय दूध देती है। ये क्या है, सामान्य नियम है, सामान्य नियम है ना, इसमें कोई अपवाद नहीं होता। तो क्या है, हम इस विधि में विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों, विशेष महत्वपूर्ण सत्य क्या है, विशेष क्या है यहाँ पर, विशेष यानी कि नॉर्मल, एक व्यक्तिगत विशेष क्या है, जैसे राम की गाय दूध देती है, शाम की गाय शाम। यहाँ पर जो श्याम और राम है वो क्या है, विशेष महत्वपूर्ण तथ्य है। और सामान्य नियम क्या है कि दुनिया की सारी गाय दूध देती है, लेकिन विशेष महत्व क्या है कि राम की गाय भी दूध देती है, शाम की गाय भी देती है। विशेष रूप से हमने एक को इंगित किया, एक व्यक्ति को, एक गाय को, तो वो क्या है, विशेष है। ठीक है, तो इस विधि में विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों या सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। कुछ अन्य स्रोतों में इस विधि को शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत रखा गया है। तो ये कौन सी विधि है, शिक्षक केंद्रित है, ये भी आपको याद रखना है। आगमन विधि कौन सी है, शिक्षक केंद्रित। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, अ से, जैसे अ आई भी शिक्षक ही पढ़ाता है आपको, और अ से क्या है, हम छोटी से शुरुआत करते हैं, जिसमें छोटे छोटे वाक्यों से बड़े वाक्य तैयार होते हैं, जिसमें छोटी कॉन्सेप्ट से बड़ी कॉन्सेप्ट, यानी कि व्यक्तिगत कॉन्सेप्ट से जो विश्व की तरफ जाता है, जो जो बात जो है, जो विशिष्ट से सामान्यकरण की तरफ जाता है, जनरलाइजेशन की तरफ जाता है। ठीक है, उसे हम किस में रखते हैं, आगमन में रखता है। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछिए, अगर किसी को डाउट हो या फिर किसी को जो है कॉल पर आकर पूछना हो तो वो भी पूछ सकता है, हम ऑडियो कॉल भी ऑन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर स्टूडेंट गलत करके आते हैं और इससे प्रश्न आता ही है। अगर आप आगमन और निगमन समझ ले तो आपका जो है दो प्रश्न, एक से दो प्रश्न तो सही हो जाएंगे परीक्षा में, क्योंकि कम से कम 102 प्रश्न तो इस पर आते ही है। क्यों आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट गलत करते हैं, इसलिए परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। क्योंकि परीक्षा जो लेते हैं उनको पता है कि आगमन निगमन में हमेशा प्रॉब्लम करते हैं स्टूडेंट, तो हमेशा इसको डालते ही रहते हो। अगर इसे आप सीख लोगे तो फिर बाद में डालेंगे नहीं, अगले कक्षा अगले बार अगर सभी लोग सही करेंगे तो फिर इसको बंद कर देंगे। वो मुश्किल प्रश्न पूछना चाहता है एनटीए। ठीक है, तो एक बार सभी लोग कमेंट कीजिए, आगमन और निगमन आपको पता चल गया है। एक बार कमेंट कीजिए आगमन और निगमन। तो इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है,
ज्ञात हमें क्या है, कोई चीज हमें ज्ञात है, छोटी सी चीज, उससे जो है हम बड़े तथ्य निकालते हैं। जैसे ज्ञात क्या है हमें, हमें ज्ञात है कि राम की गाय दूध देती है, क्योंकि हम राम के पास जा सकते हैं, उसी गाय का दूध निकाल कर देख सकते हैं, शाम के गाय का दूध निकाल कर देख सकते हैं। लेकिन दुनिया भर की सारी गायों का दूध निकाल कर हमने देखा है, किसी वैज्ञानिक ने देखा है, नहीं देख सकते। लेकिन हमें ज्ञात क्या है कि अगर राम की देती है, शाम की देती है, फिर दूसरे 10 लोगों की भी देती है, 30 लोगों की भी देती है, तो इससे हमने क्या है, जो हमें अज्ञात है कि हमने उसमें से ही सामान्यकरण, सामान्य नियम बना दिया कि दुनिया की सारी गायें दूध देती है, जबकि हमने किसी एक व्यक्ति ने पूरी दुनिया की गायों को लेकर दूध उनका नहीं निकाला। तो जो ज्ञात है उससे जो अज्ञात की ओर हम बढ़ते हैं, यानी कि जो हमारे पास बेसिक नॉलेज है उस नॉलेज से जो है हम सामान्य नियम दे देते हैं। जैसे एक नियम है कि मैंने मेरे घर में एक बॉल लेकर मैंने ऊपर फेंका और वो बॉल नीचे आया, अच्छा, और मैं मेरे दोस्त के घर गया, वहां पर भी मैंने बॉल ऊपर फेंका और नीचे आ गया, तो मेरे घर में ग्रेविटी है, मेरे दोस्त के घर में ग्रेविटी है। मैं मेरे रिश्तेदार के घर गया, वहां पर भी ग्रेविटी है। मेरे आस पड़ोस के घर में गया, वहां पर भी मैंने बॉल ऊपर फेंक कर नीचे देखा, वहां पर भी ग्रेविटी है। तो इन सभी के ज्ञात नियमों को, सामान्य नियम को लेकर मैंने क्या कहा कि दुनिया भर में ग्रेविटी है। जैसे न्यूटन बाबा ने पूरी दुनिया में जाकर तो नहीं देखा कि वहां पर ग्रेविटी है नहीं, सभी जगह पर आपके घर में आकर भी तो चेक नहीं किया ना उन्होंने, उन्होंने एक दो जगह ही चेक किया होगा ना, 10 जगह 20 जगह पर, और उससे क्या उन्होंने सिद्धांत दे दिया, सामान्य सिद्धांत दे दिया कि दुनिया में जो चीज ऊपर जाती है वो चीज नीचे आएगी। तो इस प्रकार की नियमों को क्या कहते हैं हम, आगमन। इस प्रकार की विधि को हम क्या कहते हैं, आगमन विधि। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या है, विशिष्ट क्या है, विशिष्ट यानी कि पर्टिकुलर, किसी एक व्यक्ति को, एक बात को लेना। जैसे मेरे घर में मैंने बॉल ऊपर फेंका, या फिर मेरे दोस्त के घर में बॉल फेंका, तो ये क्या विशिष्ट, एक लोग को, जैसे हमने शाम की गाय ली और राम की गाय ली, वो क्या किसमें आएंगे, विशिष्ट में आएंगे। और विशिष्ट यानी कि सिंगल सिंगल लोगों को लेना, एक विशिष्ट लोग को लेना, उन पर प्रयोग करना, वो किसमें आएगा, विशिष्ट में। और सामान्य में क्या आएगा कि हमने कुछ लोगों पर प्रयोग किया, कुछ गायों पर प्रयोग किया, विशिष्ट गायों पर, 2-3, क्योंकि सभी पर तो नहीं किया, लेकिन उन विशिष्ट गायों पर प्रयोग करके जो हमें उत्तर मिला उसको ही जो हमने सामान्य की ओर, यानी कि सामान्यकरण की तरफ डाल दिया। यानी कि रामू की गाय दूध देती है, शामू की देती है, इसका मतलब दुनिया की सारी गाय देती होंगी, उसका सामान्यकरण कर दिया, सामान्य नियम कर दिया, जनरलाइजेशन कर दिया। तो यही है, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ती है क्या, आगमन। और मूर्त से अमूर्त की ओर, वही बात है। मूर्त हमारे सामने क्या है, हमारे सामने 10 गाय है, हमारे सामने 10 घर है, जिसमें हमने गुरुत्वाकर्षण टेस्ट किया, लेकिन क्या पूरी दुनिया में हमने टेस्ट किया, क्या वो पूरी दुनिया हमें दिखाई दे रही है, क्या पूरी गाय हमें दिखाई दुनिया की, जो कि उनका दूध निकल आया हमारे आंखों के सामने, सारी गाय एक साथ खड़ी है और सबका दूध निकल रहा है, हमने देख लिया और हमने कह दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जो मूर्त चीजें है उससे हमने अमूर्त की कल्पना कर ली। तो ये सारी किस में आते हैं, आगमन विधि में। अगर मैं कभी आप पर आगमन और विगमन की, आगमन और निगमन पर कोई प्रश्न पूछूं, अगर आपका किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे आसान भाषा में इसे समझाया नहीं जा सकता, इसे आसान भाषा में और हिंदी भाषा में आपको समझाएगा कोई नहीं, यूट्यूब पर भी नहीं और किसी पेड कोर्स में भी नहीं, ठीक है। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो क्या है कि आज की क्लास में हम आगमन और निगमन यही पढ़ेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीधा प्रश्न आते हैं, 50 में से 2 प्रश्न इस पर ही आते हैं। अगर ये 2 अगर आपने ठीक कर लिए तो आपके वैसे आप जो है आपके 2 प्रश्न सही हो जाएंगे, यानी कि 4 मार्क्स आ जाएंगे। इसलिए कम से कम 20 मिनट तो दे सकते हैं हम 4 मार्क के लिए। तो आप जो है आराम से सभी लोग प्रश्न पूछिए आगमन और निगमन पर। किसी को कोई डाउट है, क्योंकि बहुत बार पिछली क्लासेस में भी जो है बहुत से स्टूडेंट ने आगमन और निगमन पूछा था, कुछ दिनों पहले भी एक स्टूडेंट ने पूछा था आगमन और निगमन, तो तब हमने बताया था, लेकिन आज हमारा टॉपिक भी चल रहा है। तो एक बार सभी लोग कमेंट कीजिए, समझ आ गया, हाँ हाँ, अगर समझ आ गया हो तो हाँ हाँ कमेंट कीजिए, अगर समझ नहीं आया तो सिर्फ ना कमेंट कीजिए, जिससे मैं उनसे बात कर सकूं या फिर उनको फिर से समझा सकूं। जल्दी, जितने 8 स्टूडेंट है सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए जिससे मैं आगे बढ़ पाऊं, ठीक है। जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए जिससे मैं आगे बढ़ पाऊं कि आपको समझ आ गया है।
सबका आवाज तो आ रही है ना मेरी? ठीक है रेखा जी, एक ही स्टूडेंट का कमेंट आया है क्लास में, क्या सिर्फ एक ही स्टूडेंट है? अभी जब मैं कमेंट करने को कहता हूं तब आपको कमेंट करना है, बाकी टाइम आपको फुल स्क्रीन करके देखना है। चैट बॉक्स में कौन क्या बात कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देना, लेकिन जब मैं आपको कहूं कमेंट कीजिए तो तब आप सभी को कमेंट करना है। बीना जी, इस टॉपिक पर आगमन और निगमन पद्धति पर प्रश्न आते, एक उदाहरण आपको दिया जाता है और पूछा जाता है कि एक किस प्रकार का उदाहरण है। जैसे मैंने आपको गाय का उदाहरण दिया, इस प्रकार के उदाहरण आकर पूछे जाते हैं कि आगमन पद्धति या निगमन पद्धति है। या फिर ऐसा पूछा जाता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर किस पद्धति में जाया जाता है, ऐसे प्रश्न आते हैं। ये जो यहाँ पर मेन पॉइंट है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जब हम जाते हैं तो कौन सी पद्धति है, आगमन पद्धति है या फिर निगमन पद्धति है, ऐसा प्रश्न आता है। जिस पद्धति में हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं या फिर जिस पद्धति में हम मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं उस पद्धति का नाम बताइए, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो आपको इन सारी बातों पर क्या लगाना है, आगमन। और ऐसे प्रश्न आते हैं कि आगमन विधि शिक्षक आधारित है या फिर विद्यार्थी आधारित, तो आपको कहना है कि शिक्षक केंद्रित है। शिक्षक केंद्रित है या विद्यार्थी केंद्रित, ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको लगाना है शिक्षक केंद्रित है। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो लगभग सभी स्टूडेंट ने कमेंट कर दिया कि सभी को आगमन पद्धति समझ आ गई। तो हम निगमन की तरफ बढ़ेंगे, नहीं आगमन की विधि के गुण देखेंगे पहले, फिर दोष, फिर निगमन। आगमन विधि के गुण, इस विधि में विद्यार्थी उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम स्वयं निकालते हैं। तो जैसे इस विधि में विद्यार्थी उदाहरण क्या है, जैसे कि हम एक ही उदाहरण को बार बार ले रहे रामू का, क्यों? क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट समझ आए। अगर उदाहरण हम बार बार चेंज करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, तो इसलिए एक ही उदाहरण लेंगे हम। तो इस विधि में विद्यार्थी उदाहरण यानी कि राम की गाय दूध देती है और श्याम की गाय दूध देती है, ये उदाहरण उन्होंने लिया, उसका विश्लेषण किया। विश्लेषण क्या किया कि दोनों की गाय दूध दे रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि दुनिया में जितनी गाय होंगे वो भी दूध देती होंगी। तो ये क्या हो गया, सामान्य नियम निकाल लिया उन्होंने, दो पर प्रयोग किया और सामान्य नियम निकाल लिया। जैसे इसका उदाहरण हम इसे रिसर्च में कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे हम किसी गांव में गए, एक गांव में गए और वहां पर हमें साक्षर लोगों की संख्या देखनी है। गांव की संख्या है 1000 और हमारे स्टूडेंट है आलसी, लेकिन है वो क्या है, आलसी है लेकिन है बुद्धिमान। देखिए आगमन का कैसे प्रयोग कर सकते हैं आप रिसर्च में। तो उन्होंने क्या किया, यहां पर गांव के 4 कोनों में से 4 परिवार को उठाया और चारों परिवार से पूछा कि आप में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो 4 में से जवाब आया कि एक ही जो है, एक परिवार पढ़ा लिखा है और 3 परिवार पढ़े लिखे नहीं है। तो इसका ही उन्होंने सामान्य नियम निकाला कि इसमें जो है 1/3 जो है आबादी जो है शिक्षित है। तो उदाहरण क्या लिए, 4 ही उदाहरण लिए, लेकिन उससे क्या किया, सामान्य नियम क्या बनाया, पूरे गांव पर लागू कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं रिसर्च में भी आगमन विधि को। तो उदाहरणों से हम क्या स्वयं नियम निकाल लेते, स्वयं सामान्य नियम निकाल लेते विद्यार्थी, इससे उनका मानसिक विकास सरलतापूर्वक हो जाता है। आगमन विधि में ज्ञान प्राप्त करते हुए बच्चे को सीखने के प्रत्येक स्तर को पार करना पड़ता है, इससे शिक्षण प्रभावशाली बनता है। तो प्रत्येक स्तर को पार करना है इसमें, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आगमन में क्या होता है, हमारे पास छोटी छोटी संकल्पना है, जो छोटे छोटे उदाहरण होते हैं, किस लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास फाइनल उत्तर नहीं है। हम छोटे छोटे उत्तर से जो फाइनल उत्तर निकालते हैं। जैसे 2-3 गायों का उदाहरण लेकर हमने पूरी दुनिया के गायों का उदाहरण लिया, इसलिए जो है स्टेप बाय स्टेप स्तर पर चढ़ना पड़ता है। विद्यार्थियों में ज्ञान अर्जन की रुचि निरंतर बनी रहती है, जिसके कारण उनमें रचनात्मक चिंतन, आत्मविश्वास जैसे अनेक गुण विकसित होती है। तो देखिए चिंतन और रचनात्मक चिंतन, इनमें अंतर है। यहाँ पर 2 शब्द जोड़कर लिखा गया रचनात्मक चिंतन। चिंतन यानी कि चिंता करना, लेकिन चिंता आप नेगेटिव भी कर सकते हो कि हाय मैं पेपर में ना फेल हो गया तो क्या होगा, है ना, ये भी चिंता है, ये भी चिंतन है। फिर आपने चिंतन किया कि बेकार बात का, किसी भी बेकार बात का, कि किस प्रकार से मैं वीडियो गेम खेलूंगा, उसमें किस प्रकार से मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा, उसमें सारा चिंतन कर लिया आपने, सारा माइंड मैपिंग कर लिया।
कि मैं यहाँ से जाऊंगा इसको गोली मार दूंगा, फिर वहां पर जाऊंगा पबजी में इसको मार दूंगा, ये भी चिंतन ही है, इसमें भी क्वालिटी है, लेकिन रचनात्मक नहीं है ना, ये काम का नहीं है ना, जिससे कुछ रचा जाए। जैसे आपने चिंतन किया और एक ग्रंथ लिखा तो ये क्या होगा, रचनात्मक चिंतन में आएगा। लेकिन आप चिंतन कर रहे हो कि आप वीडियो गेम खेलोगे, उसमें कैसे आप सारे जो एनिमी को मारोगे, क्या वो रचनात्मक चिंतन है? चिंतन भले वहां पर है, उसमें भी बुद्धि लगती है, उसमें भी स्किल लगती है, लेकिन वो रचनात्मक नहीं है, उसका कुछ आउटपुट नहीं निकलना, उसमें कुछ आपका नाम नहीं होने वाला कि आपने ये फला फला गेम तैयार करा जिससे 10 लोगों की जान बच गई। तो नहीं, रचनात्मक में जिससे दुनिया को कुछ योगदान होता है तो उसमें रचनात्मकता आती है। यानी कि जैसे आपने कुछ ग्रंथ लिखा या फिर आपने ऐसे कोई आविष्कार किया, जैसे बल्ब का आविष्कार किया गया, तो ये क्या है, रचनात्मक चिंतन है। या फिर किसी गाड़ी का आविष्कार किया, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी अभी आई है तो उनका आविष्कार किया, तो ये क्या है, रचनात्मक चिंतन है। आपने कोई हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा, वो क्या है, रचनात्मक चिंतन है। लेकिन बस फालतू का चिंतन किया जिसका आउटपुट कुछ नहीं है, तो वो सिर्फ चिंतन आएगा। तो चिंतन में भी रचनात्मक चिंतन और आत्मविश्वास जैसे अनेक गुण विकसित किसमें होते हैं, आदिगम में होते हैं, क्योंकि इससे आप जो सामान्य नियम तैयार करते हो, सामान्य नियम यानी कि पूरे जगत पर लागू होने वाले नियम तैयार करते हो, इसलिए आप में रचनात्मकता आती है, रचनात्मक चिंतन आता है। समझ गए दोनों में अंतर? तो आपको केवल रचनात्मक चिंतन नहीं लिखना, रचनात्मक चिंतन लिखना है आगमन में। आगमन में केवल आप चिंतन नहीं करते, रचनात्मक चिंतन करते हो। ठीक है, आगमन विधि के दोष, अभी दोष पढ़ेंगे हम। दोष में क्या, इस विधि का प्रयोग करने में शक्ति तथा समय दोनों अधिक लगते हैं। क्या इसमें टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, शक्ति भी लगती है। शक्ति कौन सी, बुद्धि की शक्ति, और वो सबसे कम लोगों में होती है। बुद्धि की शक्ति लोगों में नहीं होती, वो जल्दी आलसी हो जाते हैं। उनसे कहो ईट पत्थर उतार लो तो उठा लेंगे, लेकिन उनसे कहो कि बैठकर पढ़ो, वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए देखिए, मजदूर लोग ज्यादा है दुनिया में, काम करने वाले, ऐसे ही काम करने वाले, यानी कि जिसमें बुद्धि कम लगती है। ऐसा काम दे दो जिसमें बुद्धि कम लगती है, हम कहते हैं अगर बुद्धि लगती है तो वो काम हमें नहीं करना। तो इसलिए आगमन में क्या होती है, शक्ति लगती है। कौन सी शक्ति, बुद्धि की शक्ति लगती है, और समय भी लगता है, इसलिए ये दोष में आता है। इस विधि से केवल सामान्य नियम की ही शिक्षा दी जा सकती है, यानी कि सामान्य जनरलाइजेशन ही हम इससे कर सकते हैं। यानी कि विश्व में जो बातें सामान्य रूप से ग्राह्य की जाती है, उनको ही हम इससे निकाल सकते हैं। बाकी बहुत से जो है उदाहरण हम नहीं निकाल सकते, इसमें चिंतन या फिर दर्शन ऐसी बातें कुछ कर नहीं सकते, जीवन जगत को जोड़ नहीं सकते, सिर्फ नियम निकाल सकते हैं। ये जो दोष है इसमें से, ये विधि स्वयं में अपूर्ण है। ये क्या है, स्वयं में अपूर्ण है विधि। इसके माध्यम से खोजे हुए सत्य की परख करने के लिए निगमन विधि आवश्यक है। ठीक है, निगमन जो हम बाद में पढ़ेंगे। निगमन क्या है, इसका उल्टा है। जैसे हमने अभी छोटे से बड़े की तरफ गए ना, निगमन बड़े से छोटे की तरफ होता है, उल्टा है इसका। इसका दूसरा भाई है, ये एक इस छोर पर खड़ा है, आगमन इधर खड़ा है और निगमन उधर खड़ा है। आगमन इधर से इधर जाता है निगमन के पास, और निगमन इधर से इधर आता है उसके भाई के पास, ऐसा है। यह विधि छोटी आयु के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो आगमन आपने समझ लिया तो निगमन भी आप जल्दी समझ जाओगे। अगर आपने आगमन नहीं समझा तो निगमन भी समझ नहीं पाओगे। तो निगमन क्या है, आगमन का बिल्कुल उल्टा है, सीधा सीधा उल्टा। जिसमें आगमन जिस प्रकार से काम करता है उसका उल्टा काम निगमन करता है। तो ये विधि आगमन विधि के विपरीत है। पहला पॉइंट वही है, क्योंकि आपने आगमन पढ़ लिया तो निगमन आप 1 मिनट में समझ जाओगे। यह विधि उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इस विधि में विद्यार्थी स्वयं नियम नहीं बनाते, बल्कि शिक्षक उन्हें पहले से बने नियमों, उदाहरणों व प्रयोगों के आधार पर प्रश्न का हल करके दिखाते हैं। कुछ अन्य स्रोतों में इस विधि को शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो दोनों भी शिक्षक केंद्रित विधियां हैं, निगमन और आगमन। तो निगमन में क्या है कि एक सामान्य उदाहरण होता है, जैसे हमने गाय और उसका ये लिया, तो दुनिया की सारी गाय, दुनिया की सारी गाय
दूध देती है, ये क्या है, निगमन का प्रमुख कथन है। ये कथन दिया जाता है आपको और उससे क्या है, आपको रिसर्च करके छोटे कथन निकालने। तो आपको एक शिक्षक ने दे दिया कि दुनिया की सारी गाय दूध देती है, ये आपको कथन दे दिया, उस पर जाओ काम करो, सबके घर में जाओ चेक करो कि रामू की गाय दूध देती है या नहीं, शामू की गाय दूध देती है या नहीं। तो जब हम बड़े कथनों से छोटे कथनों की तरफ जाते तो दुनिया की सारी गाय दूध देती है, तो आपने अपने घर में जाकर आपकी गाय को देखा कि क्या वो दूध दे रही है, फिर आपके दोस्त के पास जाकर देखा कि क्या वो दूध दे रही है। ये जो ऊपर से हम नीचे आते हैं, यानी कि जो सामान्य नियम है, उन सामान्य नियम से छोटे छोटे नियम निकालते हैं। जैसे दुनिया में सारे, पूरी दुनिया में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर। लेकिन हमने जो है अपने राज्य में, अपने गांव में, अपने घर में जाकर जो है बॉल ऊपर फेंक कर देखा कि मेरे घर में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है या नहीं। तो ये क्या हो गया, निगमन विधि होगी। पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास पहले से नॉलेज है पूरे विश्व का, बड़ी संकल्पना का, बड़ा कॉन्सेप्ट हमारे पास पहले से है। उस कॉन्सेप्ट को लेकर हमने छोटा जो है कॉन्सेप्ट निकाला, यानी कि दुनिया भर में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ये हमको पहले से पता है, लेकिन हमारे घर में है या नहीं ये चेक किया। तो ये किस प्रकार की विधि होगी, निगमन विधि हो गई। ठीक है, जैसे आपको शिक्षक ने बताया कि दुनिया की सारी गाय दूध देती है, लेकिन आपने घर में जाकर चेक किया कि आपकी गाय दूध देती है या नहीं, तो ये किस प्रकार की विधि होगी, निगमन विधि, जहां पर बड़े कथनों से छोटे कथनों की तरफ बढ़ा जाता है। तो वो क्या है, निगमन। हमारे पास पहले से ही बड़ा कथन होता है, पहले से उत्तर पता होता है हमें, लेकिन उस उत्तर से जो है हम एक पर्टिकुलर विशेष उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, किस एक उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, निगमन विधि। तो निगमन विधि के प्रमुख शिक्षण सूत्र क्या है, नियम से उदाहरण की ओर। क्या है इसका पहला सूत्र, जैसे हमने वहां पर देखा, मूर्त अमूर्त से मूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो हमारे यहाँ पर थे आगमन के देखिए यहाँ पर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर, ये हमारे सूत्र है। और निगमन के सूत्र क्या है, नियम से उदाहरण की ओर। जैसे हमारा नियम होता है गणित में, जैसे ये क्या साइन है, धन का, धन यानी कि जोड़ने का साइन है, प्लस साइन है। और जैसे मैंने आपको नियम बताया कि 1 + 1 = 2, और उसमें बताया कि ये जहां पर सिंबल आएगा तो आपको ये संख्या और ये संख्या जोड़नी है। ये क्या है, हमारा नियम है, किसका, गणित का नियम है, ये गणित का नियम है। तो मैंने आपको एक नियम समझाया और फिर आपको मैंने उदाहरण दिए कि 2 + 2 = क्या। तो क्योंकि मैंने आपको नियम समझा दिया है, तो इससे क्या है, आप जो विशिष्ट उदाहरण, ये क्या है, विशिष्ट उदाहरण है, वही उदाहरण नहीं है, दूसरा उदाहरण है, इसलिए उसे विशिष्ट उदाहरण कहेंगे। और ये उदाहरण का उत्तर आप निकाल सकते हैं क्योंकि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया, नियम समझा दिया। तो ये किस प्रकार का उदाहरण हो गया, ये निगमन। और ये कौन देते हैं, शिक्षक देते हैं। निगमन विधि का प्रयोग कौन करते हैं, शिक्षक, विद्यार्थी नहीं। ठीक है, जैसे आपको एक नियम समझा दिया और नियम से जो है आप उदाहरण की ओर कैसे बढ़ा, कि मैंने आपको नियम समझा दिया धन का या फिर ऋण का। जैसे हमने धन का और ऋण का अगर आपको उदाहरण समझा तो आप दुनिया भर के प्लस और माइनस कर सकते हो, कौन से भी अंक लेकर खुद से। तो ये क्या है, नियम से उदाहरण की ओर बढ़ता है निगमन। और सामान्य से विशिष्ट की ओर और स्थूल की ओर। ठीक है, सामान्य से क्या किसकी तरफ पड़ता है, सामान्य यानी कि सामान्य नियम। सामान्य नियम क्या है, इसे प्लस कहते हैं और इससे हम जोड़ते हैं, सामान्य नियम। लेकिन विशिष्ट क्या है कि इस पर हम उदाहरण लेंगे, 2 + 2 या फिर 3 + 3, ऐसे क्या है, इसे क्या कहेंगे, विशिष्ट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, विशिष्ट उदाहरण अलग, जो कि विद्यार्थी खुद से कर रहे हैं या फिर शिक्षक ने उन्हें खुद से करने के लिए कहा। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर और स्थूल की ओर। और फिर दूसरा क्या है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। और फिर अमूर्त से मूर्त की ओर। ये सारे नियम है। जैसे अमूर्त नियम क्या है कि दुनिया भर में सभी जगह पर ग्रेविटी है, लेकिन ये सभी जगह की ग्रेविटी क्या आपने चेक की है, नहीं की। लेकिन ये क्या है, सामान्य उदाहरण है। सामान्य उदाहरण क्या होते हैं, जिसे हम पूरी तरह से परख नहीं सकते, क्योंकि पूरी दुनिया में जाकर आप थोड़ी ग्रेविटी चेक करोगे। लेकिन उसे चेक कैसे करोगे, कि मूर्त की ओर, यानी कि एक छोटा उदाहरण, यानी कि आपके घर में जाकर देखोगे कि वहां पर ग्रेविटी है या नहीं, या फिर आपके पड़ोसी के घर में जाकर देखोगे वहां पर ग्रेविटी है या नहीं। तो उससे क्या है, आप अमूर्त जो संकल्पना है उसको जो पा सकती है।
ठीक है, तो कभी भी हम रिसर्च करते हैं तो दोनों तरफ से चेक करते हैं, हम निगमन की तरफ से भी चेक करते हैं और आगमन की तरफ से भी चेक करते हैं। दोनों तरफ से अगर उत्तर सही आता है तो हमारा रिसर्च जो सही बनता है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे पर आधारित है। आगमन को चेक करने के लिए हमें हमारे पास निगमन होना चाहिए। जैसे हमने आगमन का उदाहरण लिया था कि राम की गाय दूध देती है, श्याम की गाय दूध देती है, इसका दुनिया में सारी गाय दूध देती है, ये जो हमने नियम निकाला वो क्या था, आगमन निगमन का नियम था। और निगमन को हमने चेक किया कि यार निगमन में ऐसा तत्व है या फिर ऐसा नियम है, तो वहां पर है। तो इसलिए देखिए यहां पर देखा कि इसमें इसके माध्यम से खोजे हुए सत्य की परख करने के लिए निगमन विधि का आवश्यक होता है। ठीक है, निगमन विधि क्या है, जो सामान्य सामान्य बात होती है, सामान्यकरण, जनरलाइजेशन जो हम जिसे कहते हैं, वो बात को चेक करते हैं हम आगमन को निगमन से। तो आगमन और निगमन में कोई डाउट है आपको? एक बार मैं पढ़ लेता हूं कमेंट। देखिए पिंकी जी ने जो उदाहरण दिया है वो तर्क पर तो सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, मुख्यमंत्री की बात है क्योंकि उनको चुना गया इसलिए वो मुख्यमंत्री है, लेकिन उसका उदाहरण ये नहीं कि आप मानते हो इसलिए नहीं। यहाँ पर कैसे इस उदाहरण को, मुख्यमंत्री का उदाहरण का मैं आपको सही तरीके से कैसे एक्सप्लेन करना है आपको आगमन में, आपको बताता हूँ। जैसे आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, ठीक है, वहां के सीएम है वो। तो इसको आगमन पद्धति में आपको कैसे डालना है कि एक बार आपको खुद जाकर देखेंगे आप ऑफिस में कि सीएम कौन है। आपने देखा अशोक गहलोत, दूसरे ने जाकर देखा कौन है अशोक गहलोत, आपने फाइल में जाकर चेक किया, जो ऑफिस की फाइल होती है जिसमें राजपत्र आता है जिसमें लिखा होता है कि सीएम कौन है, उसमें देखा कि अशोक गहलोत थे। तो आपने 3 जगह पर चेक किया, एक तो फाइल में चेक किया, एक खुद जाकर चेक किया, एक दूसरे दोस्त को भेजा और कहा कि जाकर चेक करो मुख्यमंत्री की सीट पर यही बैठ रहा है कि दूसरा बैठ रहा है। तो यहाँ पर आपने 3 जगह पर चेक किया और इससे जो आपने कहा कि मुझे 3 प्रमाण मिल चुके हैं छोटे छोटे, इससे मैं बड़ा प्रमाण देता हूँ कि जो सीएम है राजस्थान के वो अशोक गहलोत ही है। ठीक है, आप मानती हो ये नहीं, मानना इसमें नहीं होता, कल्पना इसमें नहीं है, क्योंकि विज्ञान है। विधियां नियम जहां पर शब्द आता है ये किसमें आता है, विज्ञान में, क्योंकि विज्ञान है, यहाँ पर कल्पना का सहारा नहीं लिया जाता, वैज्ञानिक विधि है। तो आप जो मानते हो वो सच नहीं है। आप जो अगर मानते हो कि गाय दूध नहीं देता है, बैल दूध देता है, क्योंकि आपका मानना है ना, आप कुछ भी मान सकते हो कि आप मानते हो कि बैल दूध देता है, तो क्या दुनिया के सारे बैल दूध देंगे? नहीं, आप मानते नहीं, यहाँ पर चेक करना पड़ता है। इसमें क्या है, फैक्ट। इसमें क्या हम लेते हैं, फैक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, फैक्ट। फैक्ट हम क्या लेते हैं, फैक्ट चेक करते हैं, तथ्य। बिना तथ्य के हम आगमन या निगमन प्रयोग नहीं करते। ठीक है पिंकी जी, आप समझ गए इसका उदाहरण। आप ये कथन कैसे कहेंगे, आपको चेक करना पड़ा है, आपको सीएम ऑफिस में जाकर देखना पड़ेगा, आपके दोस्त को जाकर देखना पड़ेगा, या फिर आपको कागज जो होते लेटर्स आते हैं सरकार की तरफ से, सीएम की तरफ से, तो नीचे उनका नाम होता है मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत। तो ऐसे सारे जो है चेक करके आप सामान्य उदाहरण दे सकते हो कि ये मैंने 3 बातें चेक की है, इसका मतलब यही मुख्यमंत्री होंगे। तो जहां पर हम फैक्ट चेक करते हैं, जैसे हमने गाय का उदाहरण दिया तो गाय का दूध निकाला था हमने, ऐसे ही नहीं गाय को देखकर नहीं बोला था कि ये गाय और दूध देगी, हमने जाकर राम के घर में उसकी गाय के दूध निकाला था, श्याम के घर में जाकर गाय का दूध निकाला था खुद से और चेक किया था ये दूध ही है, पीकर देखा था दूध ही है, और उसके बाद जो है उदाहरण दिया था। तो यहाँ पर क्या है, ये वैज्ञानिक पद्धति है, इसमें आपको फैक्ट रखने पड़ेंगे, आपको खुद जाकर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, निगमन में भी वही है, जो हमारे पास अमूर्त संकल्पना है उसका हम क्या करते हैं, आगमन की तरीके से जो छोटे छोटे उदाहरण को पहले चेक कर लेते हैं खुद जाकर ग्राउंड पर। जैसे ग्रेविटी का उदाहरण दिया था, ग्रेविटी को हम पूरे विश्व में देख नहीं सकते, ये निगमन का उदाहरण है, सामान्य उदाहरण है निगमन का कि पूरी दुनिया में ग्रेविटी है, लेकिन पूरी दुनिया में हम चेक नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर में तो चेक कर सकते हैं ना। घर में बॉल ऊपर फेंका नीचे आया, चेक हो गया, दूसरे के घर में गए वहां पर बॉल फेंका नीचे आया, चेक कर लिया, तो क्या हो गया, आगमन पद्धति हमारी प्रूफ हो गई। तो आगमन से हमने
क्या किया, निगमन के उत्तर निकाल लिया। अगर आगमन सही है तो निगमन भी सही होगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे पर आधारित है। अगर आगमन सही होगा तो निगमन भी निकलेगा, और निगमन को सही ठहराने के लिए आगमन लगता है, और आगमन को सही ठहराने के लिए निगमन लगता है हमारे पास। ठीक है, कोई बात नहीं, टाइपिंग में गलत हुआ तो ये एक बात आपको याद रखना, ये वैज्ञानिक पद्धति है, इसमें आपको कल्पना का सहारा नहीं लेना। ठीक है, तो ऐसे उदाहरण देने जिसमें आपको खुद चेक करते हो, आप आगमन में क्या है, आप खुद चेक करते हो, या फिर वो फैक्ट है, तो वो क्या है, उससे हम सामान्य नियम निकाल सकते हैं। जैसे और एक उदाहरण देखिए, जैसे एक और उदाहरण देखिए कि आप एक कक्षा में चले गए हो, और कक्षा में जो है 100 बच्चे हैं, टोटल कितने हैं, 100 बच्चे हैं। तो आगमन निगमन के बारे में, मैं आगमन के बारे में बता रहा हूं, आगमन का। तो आपने क्या किया, 100 बच्चों में से जो है 30 बच्चों को निकाला, और 30 बच्चे आपने देखे कि ये 30 के 30 बच्चे जो होशियार है, तो इससे आपने निगमन क्या निकाला कि ये कक्षा होशियार है, होशियार विद्यार्थियों की कक्षा है। लेकिन उसमें आपने क्या फैक्ट ढूंढा, 30 लोगों पर प्रयोग किया पहले, ऐसे क्लास में गए और आपको सभी स्टूडेंट अच्छे लगे, और इसके बाद में आपने नहीं बताया कि होशियार होंगे, आपने चेक किया 30 बच्चों को। तो आपने क्या 30 बच्चे, यानी कि एक एक बच्चा किसमें आ गया, विशिष्ट में आ गया, और विशिष्ट से हम क्या सामान्य की तरफ क्या गए, 100 के 100 बच्चे सही है, तो 100 के 100 बच्चे सही है। कौन सा उदाहरण हो गया, निगमन की तरफ चला गया, आगमन का उदाहरण हो गया, जिससे हमने निगमन स्थापित किया। और ऐसे निगमन को प्रयोग करना हो तो उसी कक्षा का पहले से आपको पता है कि इन 100 बच्चों में लगभग जो है 60-70 बच्चे जो है होशियार है, तो आपको पहले से फैक्ट बता दिया। तो ये कौन सी पद्धति होगी, निगमन पद्धति। तो आपने इसमें निगमन को निकालना है, सही है नहीं। तो आप कक्षा में गए और आपने फिर से जो है 30 स्टूडेंट को देखा, चेक किया ये होशियार है या नहीं। तो आपको 30 बच्चों में से लगभग 25 बच्चे जो होशियार दिखे, तो आपने कहा कि जो निगमन आपने स्थापित किया कि कक्षा होशियार है, वो कक्षा सच में होशियार है, और ये निगमन सही है। तो आपने क्या है, जो सामान्य आपको उदाहरण पहले से ही मिल गया था, जनरल बात आपको मिल गई थी, सामान्य मिल गया था। सामान्य क्या है कि होशियार है विद्यार्थी, ये क्या है सामान्य उदाहरण। विशिष्ट उदाहरण क्या है कि आपने उसमें से 30 बच्चे निकाल कर चेक किए, ठीक है, और आपको उत्तर वही आया जो निगमन का पहले से उत्तर था कि बच्चे सारे होशियार हैं। तो आप दोनों साइड से देख सकते हो, दोनों साइड से चेक करना पड़ता है आपको आगमन और निगमन विधि को, जब आप रिसर्च करते हो या फिर आप कक्षा में भी। ठीक है, ठीक है, तो आगमन और निगमन कम से कम हमारे स्टूडेंट जितने हैं कक्षा में, भले 2-3 स्टूडेंट हो, लेकिन उन 2-3 स्टूडेंट का उत्तर कभी परीक्षा में गलत नहीं होगा आगमन और निगमन का। ठीक है, निगमन विधि के गुण। यह विधि प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए उपयुक्त है। निगमन विधि क्या है, प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए उपयुक्त है। क्यों है, क्योंकि इसमें सामान्य उदाहरण होते हैं, सामान्यकरण पहले से ही होता है। क्योंकि सभी का बेस क्या है, पहले से सामान्यकरण, पहले से जो नियम बने हुए हैं। जैसे कि हम मैथ में भी निगमन का ही प्रयोग करते हैं, जैसे प्लस माइनस, ये जो है पहले से ही स्थापित है पूरे विषयों में कि ये चिन्ह आएगा तो क्या करेंगे, हम दोनों संख्या को जोड़ लेंगे, ये और माइनस का चिन्ह आएगा तो दोनों संख्या को 1 से घटा देंगे। ये क्या है, पहले से हमारे नियम बने हुए हैं। निगमन को आपको नियम से याद करना, निगमन क्या है, नियम, पहले से बने हुए नियम। और कोई भी कक्षा में आप बेसिक किसी से जो शुरुआत करते हैं, इसलिए ये विधि क्या है, प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए उपयुक्त है। जैसे ही पहले से हमारे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल पहले से स्थापित है, पहले से उसके नियम बने हुए हैं, है ना, कि आदिकाल किसे कहा जाएगा, भक्तिकाल किसे कहा जाएगा, रीतिकाल। तो उससे क्या होगा, हम पढ़ाने में हमारे आसानी होगी। अगर हम आगमन से शुरू करेंगे कि हमें पता ही नहीं आदिकाल कौन सा है, रीतिकाल कौन सा है, उसमें कोई है ही नहीं, कोई समान मत है ही नहीं, तो हम कैसे पढ़ाएंगे। तो पढ़ाने के लिए क्या होता है, निगमन विधि सबसे कारगर होती है, क्योंकि वो स्थापित है। स्थापित बातों को पढ़ाना सबसे आसान होता है।
और शिक्षा में सभी बातें स्थापित जो है वही पढ़ाई जाती है, बिना स्थापित वाली बातें पढ़ाई नहीं जाती लगभग। तो क्या है, निगमन विधि के गुण क्या है? ये विधि प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए उपयुक्त है। इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है किसी को? इसका अर्थ क्या है, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ते। इस विधि के प्रयोग से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। क्यों बचत होती है? क्योंकि उत्तर हमारे पास पहले से ही है। निगमन में क्या है, उत्तर हमारे पास पहले से ही होता है, हमारे पास नियम पहले से ही बनाया होता है, सिर्फ हमें उसे एक विशिष्ट फॉर्मूला में डालना है। जैसे कि धन का हमारे पास पहले से उत्तर है, जैसे 1 + 1 जो है इसका उत्तर 2 है, ये हमारे पास धन का जो है हमारे पास नियम पहले से है। अगर मैं इसका उदाहरण दूं 2 + 2, इसका उत्तर निकालना आसान होगा 4, क्योंकि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट पहले से पता है कि ये दोनों को जोड़ना है। तो इसलिए क्या है, समय और श्रम दोनों भी कम लगते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले से स्थापित नियम है। ठीक है, इस विधि से कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक ही समय में पढ़ाया जा सकता है। एक ही समय में पढ़ाया क्यों जा सकता है? क्योंकि नियम एक ही है। तो ये 2 + 2 का उदाहरण मैं सभी को एक साथ दे सकता हूं ना, अलग अलग नहीं। लेकिन निगमन में क्या है, सभी स्टूडेंट को अलग अलग गाय के पास भेजना होगा, एक ही गाय पर तो चेक नहीं कर सकते सारे स्टूडेंट। लेकिन निगमन में क्या है, उदाहरण एक ही है। मैंने एक ही उदाहरण दिया कि 2 + 2 कितना है, सभी स्टूडेंट लिख कर दो मुझे कॉपी में। तो ये क्या है, एक ही समय पर सभी को पढ़ाया जा सकता है। इस विधि में विद्यार्थियों को सिर्फ शुद्ध नियमों की ही जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें क्या है, नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें क्या है, रचनात्मक चिंतन नहीं होता, जो कि हमने आगमन में पढ़ा था। क्या नहीं होता इसमें? रचनात्मक चिंतन नहीं होता। इसमें सिर्फ आप नियम समझ जाते हो, लेकिन इस नियम को आपने खुद ने तैयार नहीं किया ना, 1 + 1 वाला, इसलिए आप में रचनात्मक नहीं है, या फिर आपने उसके उत्तर की तरफ खुद नहीं बढ़े। आपको पहले से समझाया गया था कि आपको जोड़ना है, तो आपने सिर्फ जोड़ दिया नियम का प्रयोग करके। तो इसमें आपका रचनात्मक चिंतन कहां पर आया? सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट समझा। तो निगमन में क्या है, कॉन्सेप्ट समझने पर जोर है। लेकिन आगमन में क्या है कि आपकी स्किल डेवलप होती है। क्या होती है? स्किल डेवलप होती है, उसमें आप में रचनात्मक चिंतन उभरता है। तो ये आगमन के और निगमन के अंतर है। ठीक है, फिर अभी निगमन विधि के दोष। यह विधि नियमों व सिद्धांतों को बलपूर्वक रटने के लिए बाध्य करती है। तो निगमन क्या है, नियम से आपको याद करना है। निगमन में भी नियम का ही उच्चारण जैसा आता है, निगमन यानी कि नियम, उसका अर्थ भी यही है, नियम। निगमन को आपको नियम ही समझना है। निगमन विधि यानी कि नियम विधि है, नियम की विधि है ये। और आगमन क्या है, सामान्य उदाहरण से विशिष्ट की तरफ। और आगमन को कैसे याद करना है? अ आई से। आप जैसे स्कूल में अ आई सीखते हो, तब क्या होते हैं, आप छोटे होते हो। क्या होते हो? छोटे। और छोटे क्या करते हैं, छोटे छोटे उदाहरण। आपके पैर भी छोटे, आपकी आंख भी छोटी, आपकी नाक भी छोटी, आपकी हाइट भी छोटी, और आपकी नॉलेज भी क्या होती है तब, छोटी। तो आगमन को भी वैसे कि छोटे छोटे उदाहरण से बड़ा उदाहरण आगमन है। तो अ भी छोटा है, शुरुआत है, तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं छोटे छोटे उदाहरण से बड़े की तरफ जाते हैं, वो आगमन है। निगमन को नियम से याद कीजिए, जहां पर नियम होता है या फिर बड़े उदाहरण होते, उससे छोटे उदाहरण की तरफ जाते हैं। यानी कि जनरल नियम से जो है पर्टिकुलर नियम की तरफ जब हम जाते हैं, विशिष्ट की ओर जाते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, तब क्या होता है, आगमन। तब क्या होता है, निगमन। सामान्य नियमों से विशिष्ट नियमों की तरफ जब जाते हैं हम, तब क्या होता है, निगमन। लेकिन जब विशिष्ट से सामान्य की तरफ, यानी कि जनरलाइजेशन की तरफ, सामान्यकरण की तरफ जाते हैं, तब क्या होता है, आगमन। ठीक है, तो इसमें दोष क्या है, क्योंकि बलपूर्वक रटने के लिए बाध्य करता है नियमों और सिद्धांतों। क्योंकि आगमन में नियम और सिद्धांत होते हैं, जैसे पूरी पृथ्वी पर ग्रेविटी है, जैसे धन का मैंने उदाहरण दिया, इसको प्लस साइन है, इसको याद ही करना है, इसको रट्टा। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि क्यों है, ये हम जोड़े क्यों, इसको हम माइनस क्यों नहीं बोल सकते, इसे ये कुछ नहीं हो सकता। इसमें क्या है, सिर्फ रटने पर बल दिया जाता है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको पढ़ना है निगमन में, क्योंकि उसमें सिद्धांत है और सिद्धांत पहले से स्थापित है, उसको आप चुनौती नहीं दे सकते। विद्यार्थियों को अपने निजी प्रयासों द्वारा ज्ञान को बढ़ाने का कोई अवसर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? जैसे हमने आगमन में उदाहरण दिया कि हम शामू के घर गए, वहां पर हमने गाय का दूध निकाला, फिर रामू के घर गए, वहां पर गाय का दूध निकाला। तो वहां पर क्या है, प्रत्यक्ष गए थे हम, प्रत्यक्ष प्रयोग किया, और प्रयोग से क्या होता है, ज्ञान हमेशा बढ़ता है। जब हम प्रत्यक्ष सीखते हैं तो वो ज्ञान किताबों से
या फिर नियमों से बढ़कर होता है। भले वो छोटा हो लेकिन उसका जो क्वालिटी होती है वो बड़ी होती है हमेशा। तो निगमन में वो जगह नहीं है, निगमन में वो स्थान नहीं है कि आप जाकर देखो, क्योंकि नियम पहले से स्थापित है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि सर ये जो धन का जो आपने दिया है माइनस प्लस, उसे मैं जाए घर पर जाकर जो है चेक करता हूँ, मैं खुद से देखता हूँ कि ये अगर बराबर होगा या नहीं। ऐसा तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये सिद्धांत पहले से स्थापित है, ये नियम पॉलिसी है, तो आप इसको बदल नहीं सकते। तो इसको आप सिर्फ रट्टा मार सकते हो। ठीक है, विद्यार्थियों को अपनी निजी प्रयासों द्वारा ज्ञान को बढ़ाने का कोई अवसर नहीं मिलता है, जिस कारण मानसिक दासता विकसित होती है, यानी कि गुलामी। यह विधि केवल अमूर्त चिंतन पर ही बल देती है। इससे बच्चों की रचनात्मक शक्तियां अविकसित ही रह जाती है, क्योंकि ये अमूर्त से मूर्त की ओर जाती है। निगमन क्या, अमूर्त से मूर्त की ओर, क्योंकि इसमें जो है नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, और सिद्धांत पूरे विश्व पर लागू होते हैं, और पूरे विश्व को हम एक साथ चेक नहीं कर सकते, इसलिए वो अमूर्त होते हैं। जैसे ग्रेविटी पूरे विश्व में हम चेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो अमूर्त संकल्पना है, जैसे पूरी जगह पर चेक नहीं किया गया। ठीक है, तो इससे क्या होता है, रचनात्मक शक्ति आपकी विकसित नहीं हो पाती। और अंतिम क्या है, इस विधि में शिक्षक द्वारा बताया गया ज्ञान हर हाल में बच्चों को स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वही बात है, दासता की बात है, कि जो पढ़ाया जा रहा है रट्टे की बात ही है, रट्टे की बात का ही ये अर्थ है, उसी से निकला है। इसमें क्या निगमन के दोष क्या है, उसमें रट्टा मारना पड़ता है, शिक्षक ने जो पढ़ाया वही पढ़ना पड़ता है, इसमें आपकी रचनात्मक शक्तियों का विकास नहीं हो पाता। इसमें जो पहले से ही है ज्ञान, उसी ज्ञान के अनुसार आपको चलना पड़ता है, इसलिए दासता का विकास भी होता है, दासता भाव, गुलामी का भाव विकसित होता है इससे, यानी कि जो पहले से नियम है उसको ही फॉलो करना है। ठीक है, तो एक बार आप इसे याद कर लीजिए, सूत्रों को याद करके हम कक्षा बंद कर देंगे, समाप्त कर देंगे आज की। तो नियम से उदाहरण की ओर जाता है, कौन जाता है, निगमन। परीक्षा में प्रश्न कैसे आएंगे, ऐसे, जिस विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है उस विधि का नाम क्या है, आगमन है या निगमन है, ऐसे प्रश्न आते हैं। फिर सामान्य से विशिष्टि की ओर या फिर स्थूल की ओर जाता है, वो कौन सी विधि है, या फिर सूक्ष्म से स्थूल की ओर जो जाती है, अमूर्त से मूर्त की ओर जाती है, ये कौन सी है, निगमन विधियां है। ऐसे जो है ये भी आते हैं, मिलान के लिए भी आते हैं। इधर ऐसे लिखेंगे नियम से उदाहरण की ओर, उधर आगमन निगमन लिखेंगे, तो ये किसको जोड़ना है आपको देखना पड़ेगा। इधर आगमन में भी शिक्षण के सूत्र क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है, ज्ञात क्या होता है हमें, जो मूर्त और अमूर्त, वही बात है। ज्ञात की अज्ञात यानी कि जो बात हमें ज्ञात है वो मूर्त है, जो बात हमें ज्ञात नहीं है वो अमूर्त है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट क्या है, यहाँ पर अर्थ, यहाँ पर जो सामान्य अर्थ, सामान्य का अर्थ है वो जनरलाइजेशन है, सामान्यकरण है। सामान्य का अर्थ क्या है, जो पूरे विश्व में लागू हो उसे ही सामान्य कहते हैं, सामान्यकरण करना। जैसे कि हमें पीएचडी में क्या करना होता है, हमारे रिसर्च को सामान्यकरण करना होता है अंत में, कि पूरे विश्व को वो स्थापित कर सके, सूर्य विश्व में वो स्थापित हो सके, वरना वो पीएचडी आपको नहीं मिलती। तो पीएचडी का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, पूरा जो भी आपने लिखा है उसमें सामान्यकरण करना पड़ता है अंत में, कि जो भी आपने बात की है वो फैक्ट हो, और वो फैक्ट पूरी दुनिया माने, वरना सिर्फ आप ही मानते हो। कि जैसे आप मानते हो कि छायावाद के प्रवर्तक शुक्ल जी है, आपकी कल्पना है, तो ये क्या सामान्यकरण का उदाहरण है, नहीं है, क्योंकि दुनिया क्या मानती है, दुनिया शुक्ल जी को आलोचक मानती है, वो छायावाद के कवि है ही नहीं। छायावाद में कौन है, पंत है, महादेव वर्मा है, फिर निराला है और प्रसाद है, तो ये सारे लोग हैं। लेकिन आपने अपनी कल्पना से अगर कोई नियम निकाला, तो अगर उसे विश्व नहीं मानता तो वो रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो सामान्यकरण का अर्थ होता है कि जिस बात को पूरी दुनिया माने उसे कहते हैं सामान्य। तो यहाँ पर जो सामान्य है का अर्थ क्या है, कि जो बात पूरी दुनिया मानती है वही है यहाँ पर सामान्य का अर्थ। तो विशिष्ट क्या है, किसी एक को पकड़ना, जैसे हमने रामों की गाय पकड़ी, श्यामों की गाय पकड़ी, तो ये क्या विशिष्ट है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है आगमन विधि। ठीक है, तो आगमन और निगमन में किसी को कोई डाउट हो तो आप भी पूछ सकते हैं, या फिर कोई रिकॉर्डिंग क्लास का स्टूडेंट है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है
रेखा जी का कोई प्रश्न है? शिक्षण कौन सा? निगमन का दूसरा पॉइंट, ठीक है, निगमन का दूसरा पॉइंट। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट की ओर यानी कि स्थूल की ओर, विशिष्ट है और स्थूल, ये की बात है। यहां पर आपको फिर से बताता हूं, सामान्य, सामान्य नियम क्या है? सामान्य का अर्थ यहां पर लिखिए, सामान्य नियम का अर्थ क्या है? सामान्य का अर्थ है सभी गाय दूध देती है। ये क्या है? सामान्य नियम है हमारा, क्योंकि दुनिया ने इसे स्थापित कर दिया है सामान्य नियम। और विशिष्ट क्या है? सामान्य से विशिष्ट क्या है कि हमने चेक किया कि रामू की गाय दूध दे रही है क्या, राम की गाय दूध दे रही है क्या, श्याम की गाय दूध दे रही है क्या, यह हमने जब चेक किया, क्योंकि हमने सभी गायों को नहीं चेक किया, सभी गायों में से किसी एक को निकाला, किसी दूसरे को निकाला, तो उसे क्या कहते हैं हम? विशिष्ट। जब सामान्य नियम से किसी एक पर्टिकुलर भाग को हम निकालकर उस पर चेक करते हैं, जैसे ग्रेविटी पूरे विश्व में है, तो वो क्या है? सामान्य नियम हो गया। सामान्य का अर्थ है सामान्य नियम जो कि पूरे विश्व पर लागू होता है। तो सामान्य के उदाहरण क्या है? कि सभी गाय दूध देती है, या फिर पूरी पृथ्वी पर ग्रेविटी है। लेकिन क्या है? विशिष्ट क्या है उसमें? कि अगर मैं अपने घर पर चेक करूं कि ग्रेविटी है या नहीं, तो वो क्या, किसका उदाहरण हो गया? विशिष्ट का उदाहरण हो गया। अगर आप, रेखा जी, आप अपने घर पर ग्रेविटी को चेक करते हैं कि एक गेंद को लेकर ऊपर फेंकती है और वो नीचे आती है बॉल, तो वो क्या हो गया? विशिष्ट उदाहरण हो गया, विशिष्ट का आपने प्रयोग किया। लेकिन उसका सामान्य नियम क्या है? कि पूरी दुनिया में ग्रेविटी और पूरी दुनिया में जो भी चीज ऊपर फेंकी जाती है वो चीज नीचे आती है। सामान्य नियम क्या है? कि सभी गाय दूध देती है, लेकिन आपने अपने घर में जाकर अपनी गाय का दूध निकाल कर देखा कि वो दूध निकल रहा है या नहीं, तो वो क्या उदाहरण हो गया? अगर दूध आपने अपनी गाय का निकाला, ऐसी गाय कार हो गई है, तो गाय का दूध निकाला, तो क्या हो गया? वो विशिष्ट नियम हो गया। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन जाता है? निगमन जाता है। यानी कि पहले से आपके पास नियम होता है। नियम क्या है? जो दुनिया में ग्रेविटी है। नियम क्या है? सभी गाय दूध देती है, ये क्या है? सामान्य नियम है। उसमें से हमने विशिष्ट क्या निकाला? कि एक पर्टिकुलर गाय को लिया, एक पर्टिकुलर घर लिया जहां पर हमने ग्रेविटी चेक की, वहां पर हमने गाय का दूध निकाला। तो ये है सामान्य से विशिष्ट की ओर, स्थूल की ओर। स्थूल यानी कि जो दिखता है, स्थूल यानी कि मूर्त, स्थूल को हम मूर्त कहते हैं। स्थूल जिसे हम छू सके, जैसे आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि पानी का स्थूल रूप क्या है? बर्फ, क्योंकि उसे हम छू सकते हैं। उसका लिक्विड रूप क्या है? पानी। और उसका बाष्प रूप क्या है? हवा। जब वो बाष्प हो जाती है तो बाष्प रूप है उसका, पानी का। तो स्थूल क्या है? मूर्त, जिसे हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हो, या फिर जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं। विशिष्ट क्या है? विशिष्ट और स्थूल एक ही बात है, यानी कि जिसे हम चेक कर सकते हैं। क्या हम पूरी ग्रेविटी चेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन विशिष्ट में हम चेक कर सकते हैं किसी एक की गाय। या फिर जैसे हम पूरी विश्व की ग्रेविटी चेक नहीं कर सकते, लेकिन किसी एक जगह पर जाकर चेक कर सकते हैं, तो वो क्या है? स्थूल है। वो क्या? विशिष्ट है। ठीक है। तो रेखा जी, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया? तो किसी का कोई उत्तर, किसी का कोई ये डाउट तो नहीं है? ये स्थूल जो है, स्थूल वही है, विशिष्ट स्थूल यानी कि मूर्त। या फिर आपको इसे क्या है? इसको हटा दीजिए। अगर आपको स्थूल द्वारा अटपटा लग रहा है तो इसे इतना, इसको हटा दीजिए, इतना ही याद रखिए। सामान्य से विशिष्ट वही अर्थ है, आगे इसे बढ़ाया गया है, सिर्फ विशिष्ट को ये बढ़ाकर स्थूल शब्द दिया गया है, लेकिन अर्थ वही है। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना, इतना ही समझना है आपको निगमन में। स्थूल वही है, स्थूल यानी कि मूर्त। जैसे आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, पानी का स्थूल रूप क्या है? बर्फ। उस प्रकार से बर्फ को क्या हम हाथ में ले सकते, पकड़ सकते उसे, वो होता है स्थूल। जिसे हम पकड़ सकते, छू सकते, वो स्थूल में आता है। तो ये सारे निगमन के सूत्र हो गए, गुण हो गए, दोष हो गए। ठीक है। निगमन के दोष क्या है? वो रटने पर बल देता है। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर रिकॉर्डिंग क्लास के कोई स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जो है पूछ सकते हैं। ठीक है। सभी को धन्यवाद, जितने भी आज स्टूडेंट हमारे जुड़े।
सभी का धन्यवाद। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।